हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में रहने वाली है, जिसमें हम गणेश्वर सभ्यता, आहार सभ्यता तथा बेराट सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में इनसे एक भी प्रश्न न छूटे। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की सभ्यता में पार्ट 1 में हमने कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और सोती सभ्यता को अच्छे से पढ़ लिया है। और दोस्तों, राजस्थान की सभ्यता के पार्ट 2 में हम गणेश्वर सभ्यता, आहार सभ्यता तथा बेराट सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ना, वो सीकर जिले में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों, सीकर जिले में और अगर मूझ ले कि सीकर जिले के कौन से तहसील में है, तो दोस्तों ये है नीम का थाना क्षेत्र। ठीक है, नीम का थाना क्षेत्र। ठीक है। दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता का जो सन माना जाता है वो 2800 ईसा पूर्व माना जाता है, और गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। ठीक है। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले के कातली नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कातली नदी के किनारे है। ठीक है, कातली नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, विकसित हुई थी। और दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है ना, उत्खनन, ठीक है, इसका उत्खनन 1977 में चंद्र अग्रवाल ने किया। ठीक है, अग्रवाल ने किया। और दोस्तों, 1978 में विजय कुमार ने किया। ठीक है। दोस्तों, इसका उत्खनन दो लोगों ने किया है। पहला 1977 में दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने, और 1978 में विजय कुमार ने किया था। ठीक है। और दोस्तों, जब इस गणेश्वर सभ्यता को उत्खनन किया गया, यानी कि इसको खोदा गया थी, इस स्थान को खोदा गया, तो दोस्तों इस स्थान से जो सामान मिले, ठीक है, जो वस्तुएं मिली, ठीक है, यानी उपकरण मिले वो दोस्तों 99% तांबे से बनी हुई थी। ठीक है, तांबे की बनी हुई थी। यानी कि दोस्तों, जो भी सामान मिले उसमें ज़्यादातर तांबे के सामान ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस सभ्यता को, इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ज़्यादातर सामान तांबे के मिले थे। ठीक है, इसलिए इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में तांबा उपलब्ध था। तो दोस्तों, इस गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता से
से सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, कालीबंगा, कालीबंगा तथा आहड़, आहड़ सभ्यता के लोग, सभ्यता के लोग तांबा प्राप्त करते थे। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में तांबा पाया जाता था, इसलिए दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता यहाँ से तांबे को निर्यात करता था। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता को, और कालीबंगा सभ्यता को, और एक आर्य सभ्यता को, इन तीनों को दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता तांबे को निर्यात करता था, यानी कि दोस्तों यहाँ से बेचता था। ठीक है, तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 28 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। ठीक है, क्षेत्र कौन सा दोस्तों? नीमका थाना क्षेत्र। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कांच नदी के किनारे है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? तो दोस्तों उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया और 1975 में विजय कुमार ने किया। ठीक है, और दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता से जो जब उत्खनन किया गया तो दोस्तों जो सर्वाधिक मात्रा में जो उपकरण मिले, ठीक है, जो वस्तुएं मिली वो 99% तांबे की बनी हुई थी, यानी कि यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में तांबा मिला। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता में जो तांबा भी निकलता था, ठीक है, वो दोस्तों सिंधु घाटी, कालीबंगा और आहट सभ्यता के तक लोग गणेश्वर सभ्यता से तांबा प्राप्त करते थे। और दोस्तों हम गणेश्वर सभ्यता से हमें क्या क्या मिला तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों जब गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से हमें कुल्हाड़ी, तीर, भाले मिले। ठीक है, यहाँ से हमें कुल्हाड़ी, तीर, भाले मिले। ठीक है, तो और दोस्तों साथ में यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मिला। ठीक है, कांटा मिला। और दोस्तों यहाँ से कुछ आभूषण भी मिले। ठीक है, आभूषण भी मिले। गणेश्वर सभ्यता से हमें आभूषण भी मिले। और दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता में जो मकान मिले, ठीक है, जो मकान मिले, मकानों में पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस गणेश्वर सभ्यता को जब खोदा गया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमें कुल्हाड़ी, तीर, भाले मिले और मछली पकड़ने का कांटा भी मिला। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों कुछ आभूषण भी मिले। और इस गणेश्वर सभ्यता को खोदा गया तो दोस्तों जो मकान मिले थे वो मकान में दोस्तों पत्थर का उपयोग हुआ था। ठीक है, पत्थरों का उपयोग हुआ था। और दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के लोगों को गणेश्वर सभ्यता के लोगों को धातु का मिश्रण का ज्ञान नहीं था। धातु मिश्रण का ज्ञान नहीं था, यानी दोस्तों धातु में जो मिश्रण करते हैं उसका ज्ञान नहीं था। ठीक है, ज्ञान नहीं था, यानी कि दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को जब खोदा गया तो यहाँ से कुल्हाड़ी, तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, आभूषण भी मिले। ठीक है, उसके मकानों में जो सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग हुआ वो पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता के लोगों को धातु का मिश्रण का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों हम आर्य सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हम आर्य सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आर्य सभ्यता है जो उदयपुर की बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च या आयड़ नदी,
आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी कि दोस्तों जो बेडज नदी है उसी को आयड़ नदी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों जो उदयपुर में जो एक नदी निकलती है, ठीक है, वो आयड़ नदी है। ठीक है, आयड़ नदी है। और दोस्तों जो ये उदय सागर झील में गिरने के बाद दोस्तों इस नदी का नाम बेडज नदी हो जाता है। ठीक है, बेडज नदी हो जाता है। और दोस्तों ये बेडज नदी जो चित्तौड़ के पास में जाकर दोस्तों ये बनास में मिल जाती है। ठीक है, ये बेडज नदी चित्तौड़गढ़ के पास में बनास में मिल जाती है। ठीक है, बनास में मिल जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये जो आयड़ नदी है, ठीक है, ये आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले दोस्तों इस नदी का नाम आयड़ था। और उदय सागर झील में गिरने के बाद दोस्तों इस नदी का नाम बेडज हो जाता है। और दोस्तों जो ये बेडज नदी है वो चित्तौड़गढ़ के पास में दोस्तों ये बनास में मिल जाती है। और इस नदी के किनारे ये आयड़ सभ्यता विकसित है। तो दोस्तों इसी आयड़ सभ्यता को बनास संस्कृति, ठीक है, बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो ये आयड़ नदी है, ठीक है, ये दोस्तों आयड़ नदी दोस्तों उदय सागर से पहले दोस्तों इस नदी का नाम आयड़ था। ठीक है, और उदय सागर झील में गिरने के बाद दोस्तों इस नदी का नाम बेडज हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये बेडज नदी चित्तौड़गढ़ के पास में बनास में मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस बनास में मिल जाने के कारण दोस्तों इस आयड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आयड़ नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, और दोस्तों इस आयड़ सभ्यता की जो खोज की, ठीक है, खोज की, तो दोस्तों इसकी खोज आयड़ सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस आयड़ सभ्यता की जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। तो दोस्तों इसकी खोज तो 1953 में कर दी, लेकिन दोस्तों इसका उत्खनन हुआ, तो उत्खनन किसने किया? ठीक है, उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता है। तो दोस्तों जो आयड़ सभ्यता है उसका उत्खनन 2 भागों में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला जो उत्खनन करता है वो दोस्तों 1956 में रतनचंद्र, ठीक है, रतनचंद्र अग्रवाल ने किया। ठीक है, जो दोस्तों आयड़ सभ्यता का जो उत्खनन करता है वो दोस्तों 2 लोगों ने किया। तो दोस्तों पहला तो दोस्तों 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल ने किया, और एक आता 1961 में वो दोस्तों HD सांकलिया, ठीक है, HD सांकलिया ने किया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस आयड़ सभ्यता का जो उत्खनन की शुरुआत किसने की थी? रतनचंद्र अग्रवाल ने। और दोस्तों को इस निष्पादन यानी कि दोस्तों इसका उत्खननकर्ता को जो खत्म किसने किया था? वो HD सांकलिया ने किया था 1961 में। दोस्तों HD सांकलिया की जो पूरा नाम होता है वह है हंसमुख धीरजलाल। ठीक है, सांकलिया नाम है इसका, सांकलिया। यानी कि दोस्तों आयड़ सभ्यता है वो उदयपुर की बेडज नदी या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, और दोस्तों जो आयड़ नदी है वो उदय सागर से पहले ही दोस्तों इस नदी का नाम आयड़ था, और उदय सागर झील में गिरने के बाद दोस्तों इस नदी का नाम बेडज हो गया। और दोस्तों बेडज नदी है जो बनास नदी में गिर जाती है। कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के पास में। बनास में गिर जाने के कारण दोस्तों इस आयड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ठीक है,
और दोस्तों जो आर्य सभ्यता है इसकी जो खोज की थी वो दोस्तों अक्षय कीर्तिदास ने 1953 में की थी। ठीक है, और खोज तो 1953 में की। तो दोस्तों इसका उत्खनन कब किया गया? तो दोस्तों उत्खनन का शुरुआत तो दोस्तों 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। और दोस्तों इसका निष्पादन यानी कि दोस्तों इस आर्य सभ्यता का जो उत्खनन को जो समाप्त किया वो दोस्तों 1961 में एच.डी. सांकलिया ने किया था। ठीक है, तो एच.डी. सांकलिया है दोस्तों, इसका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया नाम है। ठीक है, और दोस्तों जो आर्य सभ्यता है वो राजस्थान का, ठीक है, जो आर्य सभ्यता है वो राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, जो आर्य सभ्यता है दोस्तों वो राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी, ठीक है दोस्तों, राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो दोस्तों ये तो हमने आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ा कि ये आर्य सभ्यता कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और दोस्तों इसकी खोज किसने की और इसका उत्खनन किसने किया। अब दोस्तों अब हम आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ से आर्य सभ्यता जब यहाँ से उत्खनन किया तो दोस्तों आर्य सभ्यता में हमें क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों आर्य सभ्यता का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम है वह दोस्तों आगाटपुर। ठीक है, आगाटपुर, या दोस्तों इसको आगाट दुर्ग भी बोलते हैं, आगाट दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्य सभ्यता का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, वो दोस्तों आगाटपुर या आगाट दुर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आर्य सभ्यता के जो स्थानीय लोग थे, आर्य सभ्यता के जो स्थानीय लोग आहड़ को दोस्तों धूलकोट बोलते हैं। ठीक है, धूलकोट या धूल का ढेर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो आर्य सभ्यता थी उसका प्राचीन नाम आगाटपुर या आगाट दुर्ग था। ठीक है, आगाट दुर्ग था। और दोस्तों जो आर्य सभ्यता के जो स्थानीय लोग थे वो धूलकोट या इसको धूल का ढेर बोलते थे। ठीक है, और दोस्तों इस आर्य सभ्यता का जब उत्खनन किया गया, ठीक है, इसको खोदा गया तो दोस्तों यहाँ से जो सामान्य जो वस्तु मिलेगी, ठीक है, यहाँ से जो उपकरण मिले, ठीक है, उपकरण मिले या दोस्तों वस्तुएं मिली वो सर्वाधिक तांबे की बनी हुई थी। ठीक है, तांबे की बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस आर्य सभ्यता को जब खोदा गया तो यहाँ से जो उपकरण जो वस्तु मिली वो सर्वाधिक मात्रा में तांबे की बनी हुई थी। इसलिए दोस्तों इसलिए इस आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इस आर्य सभ्यता को जब खोदा गया तो दोस्तों यहाँ से जो उपकरण मिले, ठीक है, वो सर्वाधिक मात्रा में तांबे के बने हुए थे। इसलिए दोस्तों इस आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? आर्य सभ्यता को। ठीक है, ताम्रवती नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है? आर्य सभ्यता को। और दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता, जो ताम्रयुगीन सभ्यता ही नहीं, ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? जननी पूछे तो दोस्तों वो होगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। और दोस्तों नगरी पूछे तो कौन होगा दोस्तों? आहट सभ्यता होगी। ठीक है, अब दोस्तों जो आर्य सभ्यता को जब खोदा गया तो यहाँ से जो हमें क्या क्या मिला उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आर्य सभ्यता को जब खोदा गया तो यहाँ से दोस्तों अनाज रखने के
जो मृद बांड मिले, ठीक है, मृद बांड मिले, ठीक है, उसे दोस्तों गोरे या कोठा कहा जाता है, गोरे या कोठे कहा जाता है, ठीक है, कोठे कहा जाता है। यहाँ से जो अनाज रखने जो वृंद बांड मिले वो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, गोरे या कोठे कहा जाता है। और दोस्तों इस 8 सभ्यता से हमें 6 सिक्के मिले, 6 सिक्के मिले और 3 मोहरे मिली, ठीक है, 3 मोहरे मिली, ठीक है। और दोस्तों इन 6 सिक्कों में से एक सिक्का, एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र अंकित था, चित्र अंकित था, और एक सिक्के पर, एक सिक्के पर, एक सिक्के पर यूनान के देवता, ठीक है, यूनानी देवता, यूनान के ही दोस्तों देवता, यूनानी देवता अपोलो का चित्र था, ठीक है, अपोलो का चित्र था। यानी दोस्तों यहाँ से 8 सभ्यता से दोस्तों 6 सिक्के मिले और 3 मोहरें मिली। एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र था और एक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र था। यानी कि दोस्तों 8 सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो आगाटपुर या आगाटदूल था, ठीक है। और 8 सभ्यता के स्थानीय लोग धूलकोट या धूल का ढेर बोलते थे, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों जो उपकरण मिले, ये वस्तु मिली, वो सर्वाधिक मात्रा में तांबा की बनी हुई थी, इसलिए दोस्तों इस 8 सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और दोस्तों 8 से हमें अनाज रखने के मृतबान मिले, वो दोस्तों उसे घोड़े या कोठे कहा जाता था, ठीक है। और दोस्तों 8 सभ्यता से 6 सिक्के मिले और 3 मोहरें मिली, उसमें एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र अंकित था और एक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र था, ठीक है। अब दोस्तों हम 8 सभ्यता से और हमें क्या मिला उसके बारे में बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और दोस्तों 8 सभ्यता से हमें लाल काले मृत बांड मिले, मृत बांड मिले, ठीक है। 8 सभ्यता से हमें लाल काले मृत बांड मिले और कपड़े छपाई, कपड़े छपाई के ठप्पे मिले, ठीक है। दोस्तों जो कपड़े पर छापने के जो ठप्पे होते हैं वो यहाँ से मिले। और दोस्तों यहाँ से हमें शरीर से मेल छुड़ाने के जादू मिले, जादू मिले, ठीक है। यहाँ से हमें दोस्तों शरीर से मेल छुड़ाने के जादू मिले। और यहाँ से हमें तोल माप के बाट मिले, ठीक है, बाट मिले। यहाँ से दोस्तों हमें तोल माप के, यानी कि दोस्तों जो तोलने के जो बाट होते हैं ना, वो यहाँ से मिले हमें। और दोस्तों यहाँ से हमें मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना, बर्तन बनाने का चाक मिला, ठीक है, बर्तन बनाने का चाक मिला। और दोस्तों 8 सभ्यता से हमें कुल्हाड़ी, अंगूठियाँ तथा चूड़ियाँ भी मिली, ठीक है, चूड़ियाँ भी मिली, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमें कुल्हाड़ी, अंगूठियाँ तथा चूड़ियाँ भी मिली, ठीक है। और दोस्तों जो 8 सभ्यता से जो मकान मिले, ठीक है, वो मकान दोस्तों कच्ची ईंटें, ठीक है, कच्ची ईंटें तथा मुलायम पत्थरों का उपयोग किया है, ठीक है, मुलायम पत्थरों का उपयोग किए गए हैं, ठीक है। दोस्तों 8 सभ्यता से जो मकान मिले, ठीक है, मकानों में दोस्तों कच्ची ईंटें तथा मुलायम पत्थरों का उपयोग किए गए हैं, ठीक है, मकानों में, ठीक है। और दोस्तों जो 8 सभ्यता में जो मकान मिले, ठीक है, दोस्तों एक मकान में
एक मकान में, ठीक है, एक साथ 2 से 3 चूल्हे मिले, ठीक है, चूल्हे मिले, ठीक है। तो तथा एक मकान में 6 चूल्हे मिले, ठीक है। दोस्तों ये 6 चूल्हे मिले तो दोस्तों ये दर्शाती हैं कि ये जो 8 सभ्यता हैं वो संयुक्त परिवार की प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। और दोस्तों आहड़ के लोग, ठीक है, आहड़ के लोग गेहूं, ज्वार व चावल की खेती करते थे, ठीक है, चावल की खेती करते थे, ठीक है। और दोस्तों जो आर्य सभ्यता के जो लोग थे उसका जो महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था, ठीक है, आहड़ सभ्यता के लोगों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो दोस्तों कौन सा व्यवसाय था दोस्तों? तांबे को गलाना, ठीक है, तांबे को गलाना तथा उनसे वस्तुएं बनाना, ठीक है, उनसे वस्तुएं बनाना, ये दोस्तों इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था, ठीक है। आर्य सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था कि दोस्तों तांबे को गलाना तथा उनसे वस्तुएं बनाना। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, आर्य सभ्यता से जो आभूषण मिले, ठीक है, वो दोस्तों आभूषण मिले, ठीक है, वो आभूषण मिले, वो दोस्तों रंगीन पत्थरों से बने हुए थे, ठीक है, आभूषण रंगीन पत्थरों से बने हुए थे, ठीक है, बने हुए थे। तो दोस्तों आर्य सभ्यता से हमें लाल काले मृतबाण मिले, कपड़े छपाई के ठप्पे मिले, शरीर से मैल सुलाने के झापे मिले, ठीक है, जिसे दोस्तों सिलबट्टा बोला जाता है। और दोस्तों तौल माप के बाट मिले। और दोस्तों जो मिट्टी का जो बर्तन बनाने का जो चाक मिला, और कुल्हाड़ी, अंगूठियाँ तथा चूड़ियाँ भी मिली। और दोस्तों आर्य सभ्यता में कच्ची ईंटों तथा मुलायम पत्थरों का उपयोग मकानों बनाने में किया गया था, ठीक है। और दोस्तों एक मकान में एक साथ 2-3 चूल्हे मिले तथा एक मकान में 6 चूल्हे मिले, ठीक है। दोस्तों एक साथ 2-3 चूल्हे और 6 चूल्हे मिलने के कारण दोस्तों ये दर्शाता है कि जो आर्य सभ्यता है ये सभ्यता संयुक्त परिवार की प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। दोस्तों आर्य सभ्यता के जो लोग हैं जो गेहूँ, ज्वार और चावल की खेती करते थे। और दोस्तों आर्य सभ्यता के जो लोगों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो दोस्तों क्या था? तांबे को गलाना तथा तांबे की वस्तुएं बनाना, ठीक है। और दोस्तों जो आर्य सभ्यता जो आभूषण मिले वो दोस्तों रंगीन पत्थरों से बने हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने आर्य सभ्यता पढ़ाई वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।